लिंक्डइन एक व्यावसायिक और नेटवर्किंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सरकारी रहस्य साझा करने का उपकरण नहीं। फाइव आइज, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस का खुफिया गठबंधन है, ने चीन से गंभीर खतरे की चेतावनी दी। संयुक्त बुलेटिन में उन्होंने बताया कि चीनी जासूस सरकारी और सैन्य कर्मियों से राज उगलवाने के लिए उन्हें भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? खैर, हम कुछ गंभीर सवाल पूछने वाले हैं और हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पूर्व सीआईए गुप्त ऑपरेशंस अधिकारी माइकल बेकर। नमस्ते और यहाँ आने के लिए धन्यवाद माइकल। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये एक डरावना विचार है, बहुत लोग लिंक्डइन इस्तेमाल करते हैं। कब से माना जा रहा है कि ये जासूस गोपनीय जानकारी हासिल करने के लिए लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे? सच कहूं तो शायद लिंक्डइन की शुरुआत से ही ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं, ये जो विचार है कि चीनी खुफिया तंत्र, चाहे वो राज्य सुरक्षा मंत्रालय हो या पीएलए की खुफिया इकाइयां, वो जो भी उनके पास उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करेंगी, है ना। और उन्होंने ये साबित भी किया है कि शायद वो सबसे आक्रामक तरीके से इसमें शामिल हैं, चाहे हम इसे जासूसी कहें, आर्थिक जासूसी कहें या साइबर शरारतें। और इसलिए लिंक्डइन का इस्तेमाल करना वो तो बस उनके टूल किट में एक और औजार है, अगर ऐसे कहें तो मेरा मतलब है, उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया? फिर से, अगर कोई मुझसे लिंक्डइन पर मेरी नौकरी के बारे में कोई निजी सवाल पूछे तो मैं तो शक करूंगी, और मैं तो कोई ऐसी इंसान भी नहीं हूं जिसे सरकारी राज सौंपे जाए। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन असलियत ये है कि तरीका 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 माफ कीजिए, मैं अपने बड़े बड़े शब्दों के लिए नहीं जाना जाता। ये कभी भी सच में नहीं बदला। जो बदला है वो है टेक्नोलॉजी, और उसी ने खुफिया सेवाओं को अलग अलग तरीकों से काम करने में सक्षम बनाया है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए इंटरनेट से पहले, सही है, तब चीनी खुफिया कर्मी दुनिया के किसी भी कोने में किसी कॉन्फ्रेंस, शैक्षणिक कार्यक्रम या सेमिनार में आते थे और वहां मौजूद लोगों में से अपनी दिलचस्पी के लोगों को तलाशते थे। और वो कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जिन्हें सैन्य, सरकारी, खुफिया या व्यावसायिक जानकारी तक पहुंच होती है। सही है। चीनी खुफिया तंत्र हर चीज में रुचि रखता है और उनके पास इतने संसाधन और प्रेरणा है कि वे सब कुछ समेट सकते हैं। तो पुराने समय में आप इन आयोजनों में जाते थे, नेटवर्किंग करते थे, शायद पत्रों का आदान प्रदान करते थे और कोशिश करते थे कि उन्हें अपने किसी रिसर्च या प्रोजेक्ट में मदद के लिए आमंत्रित करें। और ये सब बहुत साधारण सा लगता था। आप जानते हैं, वो शुरू से ही गोपनीय जानकारी नहीं मानते थे। अब लिंक्डइन और कई दूसरी एप्स के साथ दायरा और भी बढ़ गया है। अब उनके पास ज्यादा मौके हैं बाहर जाके उन लोगों तक पहुंचने के जो ऐसे पदों पर हैं जहां उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति को अहम जानकारी तक पहुंच है। और बहुत धीरे धीरे और नरमी से एक रिश्ता बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि वो व्यक्ति भर्ती होकर गोपनीय जानकारी देगा। खैर, ये भी सही है कि लिंक्डइन पे कौन लंबी बातचीत करता है। भले ही आप रिश्ता बनाना शुरू कर दें, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, वे काम में लगे रहते हैं। तो ये बातचीत आगे कैसे बढ़ती है? हाँ, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये आमतौर पर साधारण ढंग से शुरू होता है। मैंने आपकी पब्लिकेशन या आपका पेपर या जो भी हो पढ़ा है, अगर सामने वाला कोई एकेडमिक या शोध विशेषज्ञ हो, और आप जानते हैं फिर वहां से धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और फिर आप एक ज्यादा स्थायी संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। क्या हम संपर्क विवरण साझा कर सकते हैं? मैं आपको कुछ ईमेल भेजूंगा। मैं इस पेपर पर काम कर रहा हूं और इस विषय पर अटक गया हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और फिर शायद अगली बार जब ऐसा मौका आए तो शायद मैं आपको एक स्टाइपेंड भी दे सकता हूं, थोड़े पैसे, आप जानते हैं, आपको धन्यवाद कहने के लिए। और फिर आखिरकार शायद आप जानते हैं, उस रिश्ते को आमने सामने की मुलाकात तक ले जाते हैं, है ना। और शायद आप वो मुलाकात करते हैं और कुछ आकलन करते हैं। शायद आप उसे ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जो खुफिया अभियान में आगे के चरण पर है। और अचानक आप जानते हैं, और जो आप कर रहे हैं वो ये है कि आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। और आप दबाव बनाने के तरीकों और कमजोरियों की तलाश कर रहे हैं और आप मौके की तलाश कर रहे हैं। एक बार जब आप वो जाल बिछा देते हैं, मतलब एक बार जब वो आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, भले ही वो शुरुआत में मामूली लगे एक खुफिया कर्मी के नजरिए से, अब आपने उन्हें फंसा लिया है। अब आप उन्हें धीरे धीरे अपने साथ ले आते हैं। तो साफ है, ये सब कुछ मॉनिटर करना काफी मुश्किल है। भले ही आप सबसे अनुभवी खुफिया अधिकारी हों
या CIA जैसी एजेंसी में ही क्यों ना हो। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया ज्यादा आम होता जा रहा है और नए नए टूल्स आ रहे हैं, ऐसे में ये जासूसी एजेंसियां इस नए खतरे से निपटने के लिए क्या कर सकती हैं? खैर कई चीजें हैं। एक तो ये है कि अकादमिक समुदाय और व्यावसायिक क्षेत्र के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में ज्यादा खुला संवाद किया जाए। अगर आप चीनी खुफिया ऑपरेटर्स की नज़र से देखें तो उन्हें सब में दिलचस्पी है। आपकी कंपनी हो तो भी वे रुचि ले सकते हैं, भले ही आप सिर्फ सामान बना रहे हो सकता है कि उस सामान का कोई खास हिस्सा उनके नजरिए से किसी ऐसी चीज के लिए महत्वपूर्ण हो जिस पर वे काम कर रहे हैं। इसलिए आप नहीं कह सकते कि उन्हें आपके बिजनेस में दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता वे क्या चाहते हैं। इसलिए आपको संवाद और समझाना होता है कि क्या हो रहा है, आंशिक रूप से। इसी कारण वे लिंक्डइन पर चर्चा करते हुए ऐसा मूल्यांकन जारी करते हैं। उन्हें लोगों को ये जानकारी और शिक्षा देनी चाहिए कि जब उनसे संपर्क किया जाए तो वे थोड़ा और संदेहवादी कैसे बने। फिर से, और ये लगातार होता रहता है, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में हो और आनुवांशिक रूप से संशोधित इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी चीज के लिए द्विउपयोगी घटकों की बात कर रहे हो जो अंत में एक ड्रोन में इस्तेमाल हो सकती है। ये बस बहुत व्यापक क्षेत्र है। तो फिर दूसरी चीज जो आपको करनी होती है वो ये है कि आपको काउंटर इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत आक्रामक होना पड़ता है। और हाल ही में यहाँ अमेरिका में आप जानते हैं कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हमने कुछ लोगों की पहचान की है और उन पर चीनी इंटेलिजेंस के साथ काम करने का आरोप लगाया है। वाह, ये बहुत दिलचस्प है और कई मायनों में बहुत डरावना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद माइकी बेकर। अपना ख्याल रखना।